Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Now, I am teaching you chapter number 7 and today date is 23rd January. So, name of the chapter is protecting plants and animals. Okay, so let's do little recapitulation what we have done in the previous videos. So student, in the previous video we discuss how the living things depend on each other, and then we discuss different categories of living things like plants, human beings and animals. And plants are only the producers and we are consumers. ठीक है, plants are only the producers and animals and human beings, we are the consumers. So after that I discuss the classification of animals, that is herbivore animals, animals which eat only plants. Then second classification of the animals that I discuss with you is the carnivore animals, animals which eat flesh of the other animals. It means they kill other animals and then eat their flesh. Third classification, that is omnivore animals. So in this category, animals that eat both means plants also and flesh of other animals also. Is it clear? So animals that eat both plants and animal flesh, that are known as omnivore. And then the fourth classification of the animal which I discuss with you is the decomposer. So decomposer play a very important role in cleaning the environment. What is the reason for that? Reason is that they feed on dead plants and animals. Decomposer जो बहुत इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखा गया है, बिकॉज दे आर सो स्मॉल इन साइज दैट वी आर अनेबल टू सी देम with our naked eyes, but we can see them in the microscope. Clear? So after this I discuss food chain and then the importance of food chain. ठीक है? And what is food web, that also I discuss with you. For one animal there is a variety of food is there. अगर ऐसा नहीं होता, अगर एक एनिमल सिर्फ एक ही तरह का फूड खा सकता था तो वो फूड खत्म हो जाता, तो वो एनिमल भी मर जाता. तो फूड वेब क्या है? वैरायटी ऑफ थिंग्स विच द एनिमल कैन ईट टू सर्वाइव. ठीक है. उसके बाद हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट, एनिमल्स आल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर शेल्टर.
ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ठीक है। तो शेल्टर है बिकॉज वी नो दैट फॉरेस्ट आर द नेचुरल होम्स। फॉरेस्ट क्या है? नेचुरल होम्स हैं एनिमल्स के, ठीक है। सो डोंट कट द ट्रीज। आज क्या है, आज देखो बहुत से एनिमल्स हैं बेटा जिनकी पॉपुलेशन लेस होती जा रही है। इसका रीज़न क्या है कि हमने जो नेचुरल होम्स थे एनिमल्स के वो डिस्ट्रॉय कर दिए। कैसे? बाय कटिंग द ट्री वी आर डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट। नेक्स्ट फिर हमने इसमें क्या डिस्कस किया कि व्हाट आर द थिंग्स विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द plants. So first point is that plants provide us food, different types of a vegetable, different types of a fruits. ये सब किससे मिलते हैं हमें? प्लांट से। सीरियल्स, सीरियल्स किसको बोलते हैं बेटा? अनाज को, जो क्रॉप्स हम लोग ग्रो करते हैं कल्टीवेशन के समय, उसे सीरियल्स बोलते हैं, ठीक है। ऑयल है, बहुत सी सीड्स हैं जिनको क्रश करके ग्राइंड करके हम लोग उनसे क्या निकालते हैं? ऑयल निकालते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट्स। देयर आर सम मेडिसिनल प्लांट्स आल्सो, लॉट ऑफ बेनिफिट टू अस विद दिस मेडिसिनल प्लांट्स लाइक एलोवेरा, नीम, तुलसी। सो इन नॉर्मल कफ एंड कोल्ड यू पुट द लीव्स ऑफ द तुलसी इन द टी and then you drink, then you feel better. Now we get cotton, paper, rubber, timber etc. from plants, ठीक है। कॉटन के हम कपड़े पहनते हैं तो कॉटन के क्या होते हैं? पेड़ होते हैं जिससे हम लोग कॉटन मिलता है, ठीक है। टिम्बर होती है मकान इमारत बनाने वाली जो लकड़ी है, वो भी हमें पेड़ों से ही मिलती है। और प्लांट प्रोवाइड अस ऑक्सीजन एंड आल्सो टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ तक हमने कल लगभग कर लिया था। नाउ लेट स्टार्ट। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स। प्लांट कैसे एनिमल्स पे डिपेंड है, अब इसको डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। प्लांट्स डिपेंड on animals. देखो फर्स्ट पॉइंट दिया एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। आई एम जस्ट राइटिंग नॉट होल सेंटेंस, मेन पॉइंट मैं लिख रहा हूं और उसी को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड की जब बेटा हम लोग बात करते हैं, ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड, सो एट द टाइम ऑफ ब्रीथिंग वी टेक ऑक्सीजन एंड व्हेन वी एक्सहेल ब्रीथ आउट देन वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय द प्लांट्स। With the help of carbon dioxide, the plant prepare their own food, and this process is known as photosynthesis. और इस प्रोसेस को हम लोग photosynthesis भी बोलते हैं, ठीक है। In this way, the plants are depend on animals and human beings also, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है animal also help in dispersal of seed. सेकेंड पॉइंट है dispersal of seeds. सेकेंड पॉइंट है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, ठीक है। अब देखो एनिमल हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ द सीड। बहुत से बर्ड्स हैं, ठीक है, जो फ्रूट्स को डिफरेंट प्लेसेस पे ले जाके ईट करते हैं, जैसे पैरोट है, ठीक है। सो इन दिस मैनर they also disperse the seed in
डिफरेंट पार्ट्स, और इन डिफरेंट पार्ट्स नहीं, डिफरेंट प्लेस बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सब, क्योंकि देखो पेड़ों पे जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो क्या है, फ्रूट्स भी खाते हैं। क्या खाते हैं बेटा, फ्रूट्स खाते हैं। तो वो जब फ्रूट खाते हैं तो मान लो पेड़ पे बैठ के खाया या उस फ्रूट को कहीं और ले जाके खाया, तो इस तरह वो भी हेल्प करते हैं सीड को डिस्पर्स करने में, ठीक है। एनिमल्स आल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। और मैंने चैप्टर नंबर 3 में भी बताया था कि बहुत से एनिमल्स क्या हैं, एनिमल्स देखो हमारी तरह तो एनिमल्स होते नहीं है कि उनके पास नाइफ है, फूड को कट करके सीड्स अलग करके खा गए। वो लोग फ्रूट्स को पूरा पूरा खा जाते हैं और उसके सीड्स भी खा जाते हैं, ठीक है। बट वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं सीड्स उनके बॉडी में। तो एज ए वेस्ट जब वो लोग पॉटी करते हैं ना, तो ये सीड्स उनके फेसेस में जब बाहर आते हैं, तो इन दिस मैनर आल्सो दे डिस्पर्स द सीड्स। इस तरह भी सीड का डिस्पर्सल होता है। और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि डिस्पर्स बाय द एनिमल्स, ठीक है। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि एनिमल्स के फर में लग जाते हैं। जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं, फर होते हैं, तो उनके ऐसे सीड्स भी होते हैं जो हुक की तरह उनके फर में स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह भी सीड एक जगह से दूसरी प्लेस पे डिस्पर्स होते रहते हैं बाय द हेल्प ऑफ द एनिमल्स, ठीक है। इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, बीज हेल्प फ्लावर इन पॉलिनेशन, ठीक है। सो पॉलिनेशन ये चैप्टर नंबर 3 में तुम लोग को ऑलरेडी बताया था कि प्लांट्स जो पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। एनिमल्स जो हैं पॉलिनेशन में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सो व्हाट इज पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं। नाउ व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो। बहुत पहले पढ़ाया था आप लोगों को, मेरे ख्याल से मई या जुलाई में, तो आप भूल गए होंगे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ pollen, the process of transferring of pollen from one flower from one flower to another, transferring of pollen from one flower to another. The process of transferring of pollen from one flower to another, okay, to another is called pollination, ठीक है। अब इसके लिए मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था, अब आप लोग थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करा देता हूँ। जब मैंने पार्ट्स ऑफ फ्लावर आपको पढ़ाए थे, तब मैंने आप लोग को बताया था जो स्टेमन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और इसके पार्ट्स होते हैं फिलामेंट और एंथर, जिसमें पॉलन्स होते हैं, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कार्पेल बोलते हैं, ठीक है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज कार्पेल, ठीक है। और उसके 3 पार्ट्स मैंने आप लोगों को बताए थे, स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है और ओवरी होता है, ठीक है। स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी होता है। तो जब ये एनिमल्स इन फ्लावर्स पे बैठते हैं, और क्योंकि फ्लावर्स में भी उनका फूड होता है, ठीक है ना, फ्लावर्स में भी उनका फूड होता है। भाई दे विजिट फ्लावर्स टू फ्लावर्स बिकॉज दे गेट देयर फूड
फ्रॉम द फ्लावर्स। तो फ्लावर में उनका कौन सा फूड होता है? नेक्टर। जो शहद कलेक्ट करने का काम करते हैं वो फ्लावर से ही करते हैं, ठीक है। तो एट दैट टाइम ये क्या होते हैं, पॉलन्स जो होते हैं उनके बॉडी में, उनके पार्ट्स में क्या होते हैं, स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। और जब वो दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो उनके बॉडी पार्ट से वो किस में चले जाते हैं, फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, कार्पल में, ठीक है। कार्पल का जो एक पोर्शन होता है जिसे स्टिग्मा बोलते हैं, इट इज स्टिकी सब्सटेंस ऑन विच पॉलन स्टिक, ठीक है। तो इसमें पॉलन स्टिक हो जाता है और स्टाइल के थ्रू ओवरी में चला जाता है। ओवरी में एग सेल्स होते हैं, फिर बाकी की प्रोसेस वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, इस तरह फूड सीड फॉर्म होता है, ठीक है। द ओवल्स swell and become fleshy, the seed develops into a fruit, as the fruit ripens the petals dry up। उसके बाद जो फ्रूट जो होता है वो हम लोग खा जाते हैं, और जो अंदर जो पोर्शन बचता है जो क्या होता है वो सीड्स होता है। पर ऐसे बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्रूट्स नहीं होते हैं, ठीक है। और बहुत से प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ए सीड हुई, ये सब ऑलरेडी हमने प्लांट चैप्टर में डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं द थर्ड पॉइंट। अभी हमने पढ़ लिया डिस्पर्सल वाला, तो हमने पढ़ ही लिया, ठीक है। अब देखो इसका थर्ड पॉइंट है लास्ट, प्लांट्स आल्सो नीड एनिमल फॉर कीपिंग ए बैलेंस इन नेचर, ठीक है। देखो प्लांट्स आल्सो नीड एनिमल्स, प्लांट्स को भी एनिमल्स की जरूरत है बैलेंस इन नेचर के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने फूड चेन में भी आप लोगों को बताया था, ठीक है। प्लांट्स आल्सो नीड एनिमल्स टू कीप बैलेंस इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स किल ऑल द टाइगर, सो नो टाइगर विल लेफ्ट इन द फॉरेस्ट, द नंबर ऑफ डियर विल इंक्रीज। तो डियर विल ईट ऑल द प्लांट्स एंड नो प्लांट विल बी लेफ्ट एंड दे विल ऑल स्ट्रे। सो प्लांट्स कैसे एनिमल पे डिपेंड है, कह रहा है कि अगर सारे टाइगर्स मर जाते हैं, ठीक है, या तो कार्निवोरस एनिमल वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था कि कार्निवोरस एनिमल्स भी बहुत ज़रूरी हैं। अगर कार्निवोरस एनिमल्स नहीं होते, कार्निवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो एनिमल्स फ्लैश खाते हैं, ठीक है। अगर बेटा ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स नहीं होते, तो अगर ये एनिमल्स नहीं होते बेटा तो क्या होता, हार्बीवोरस एनिमल्स इतने ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन हो जाती कि वो सारे प्लांट्स को खा जाते। अब जब सारे प्लांट्स खा जाते, वो कुछ खाने ही कोई नहीं होता, तो हार्बीवोरस एनिमल भी भूखे मरते, वो खुद भी भूखे मरते, और जब कोई प्लांट्स ही नहीं होता तो ऑक्सीजन गैस कहाँ से प्रोड्यूस होती, तो लाइफ पॉसिबल हमारे प्लेनेट पे रह जाती, नहीं रह जाती, इम्पॉसिबल हो जाता। इसलिए टू कीप plants also need animals to keep the balance in nature, to keep the balance in nature। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंटरडिपेंडेंस इन द इन्वायरमेंट। अब नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस इन द इन्वायरमेंट। ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो कि हैबिटेट क्या होता है। जहाँ भी कोई एनिमल रहता है तो उस सराउंडिंग को अडॉप्ट कर लेता है, वही उसका हैबिटेट बन जाता है। इज इट क्लियर? सो नोट डाउन द नेचुरल
The natural home, the natural home, the natural home or the environment natural home or the environment of a animal or plant, ठीक है। द नेचुरल होम और द एनवायरमेंट ऑफ ए एनिमल और प्लांट वेयर it lives and grow, is called its habitat। ठीक है। अब देखो बेटा हैबिटेट्स क्या होते हैं, देखिए द नेचुरल होम और द एनवायरनमेंट ऑफ ए एनिमल और प्लांट वेयर इट लिव्स एंड ग्रो इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। चाहे एनिमल हो प्लांट हो, जिस तरह के सराउंडिंग या एनवायरनमेंट में वो लोग रहते हैं तो उस जगह के हिसाब से वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि एनिमल्स देखो वहाँ ही रहना पसंद करेंगे जहाँ उन्हें प्लेंटी ऑफ फूड खाने को मिले, ठीक है। अब जैसे हार्बीवोरस एनिमल्स हैं वो ऐसी जगहों पे जहाँ ज़्यादा रहेंगे, उन जो जहाँ पे उन्हें बहुत सा ग्रास और प्लांट्स, क्योंकि पेड़ों की पत्तियाँ खाते हैं, जहाँ ये सब चीज़ें अवेलेबल हो तो वो उसी प्लेस को वो वहाँ रहना स्टार्ट करेंगे। और एक तो फूड भी उन्हें प्लेंटी ऑफ फूड भी मिल जाए एंड इवन दैट प्लेस इज सेफ फॉर देम फ्रॉम देयर एनिमीज, ठीक है। तो कोई भी प्लेस, कोई भी एनिमल की हैबिटेट जो है, एनिमल जहाँ भी रहता है तो वो ऐसी प्लेस पे रहता है बेटा जहाँ पे उसको खाने को प्लेंटी ऑफ खाना भी मिल जाए और इसके साथ साथ वो जो प्लेस है वो सेफ भी हो, so that he was safe from its enemy, ठीक है। तो ऐसी प्लेसेस को, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। द नेचुरल होम और द एनवायरनमेंट ऑफ ए, या तो प्लांट की ले लो या एनिमल की, वेयर इट, जहाँ वो लिव करता है, रहता है और ग्रो करता है, इसका इट्स हैबिटेट। देखो जैसे जब हमने आप लोगों को बात की थी डेजर्ट एरिया के बारे में, जब मैंने आप लोगों को बताया था तो थार डेजर्ट की बात हुई थी। तो व्हेन वी और डेजर्ट, थार डेजर्ट का मैक्सिमम एरिया जो है बेटा वो राजस्थान में है, ठीक है। मैक्सिमम पार्ट ऑफ थार डेजर्ट इज इन राजस्थान। सो हियर द टेम्परेचर इज और वेदर इज वेरी हॉट, ओके। सो एंड देयर इज ए स्कैरसिटी ऑफ वाटर। सो आप देखो इस एरिए में जो वेजिटेशन है, मतलब पेड़ पौधे हैं, वो बहुत कम है। और वो भी हर तरह के पेड़ पौधे यहाँ नहीं आपको मिलेंगे इस एरिया में। यहाँ आपको ऐसे पेड़ मिलेंगे, ऐसे जो विदाउट वाटर भी बहुत दिनों तक अपने को सरवाइव कर सकते हैं, जैसे कैक्टस है, बबूल है, और इनकी जो रूट्स होती हैं ना वो भी बहुत डीप जाती हैं, जिससे कि ग्राउंड से वाटर अब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। तो इसी तरह होता है, जैसे देखो इतनी गर्मी है लेकिन कैमिल को शिप ऑफ डेजर्ट बोला जाता है। और कोई एनिमल, कैमिल देखो बहुत आसानी से, आपको पता है रेत जो होती है, सैंड होते हैं, इन द मॉर्निंग टाइम इट बिकम वेरी हीट विद ड्यू टू सनलाइट, और जब रात होती है तो ये बहुत जल्दी कूल भी हो जाती है। सोचो इतनी हॉट सैंडी सॉइल में भी बहुत आसानी से, रेत में भी
कैमल वॉक कर सकता है। इसीलिए कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट बोला गया है, क्योंकि उस एनिमल ने वहाँ के वेदर, क्लाइमेट, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को वैसा बना लिया है। बहुत दिनों तक कैमल बिना वाटर के भी रह सकता है। आप कोई दूसरी जगह का एनिमल ले जाओ राजस्थान में, वो नहीं जल्दी सरवाइव कर पाएगा। या तो आपको सारा कुछ उसको देना होगा, नहीं तो यही होता है कि अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स हम उस प्लेस को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वही हमारा नेचुरल हैबिटेट बन जाता है। जैसे कैमल है, कैमल वाटर नहीं होता है, सोचो, और कैमल बहुत बड़ा जानवर होता है। देखा है आपने कैमल, देखा होगा, इतना लंबा होता है, इतनी ऊंचाई होती है। सोचो इतना बड़ा जानवर है, फिर भी 10-10, 15, 2-2 वीक भी हो बिना वाटर ड्रिंक किए भी रह सकता है, क्योंकि उसने वहाँ के सराउंडिंग्स को अडॉप्ट कर लिया है। अब उसका डेजर्ट ही हैबिटेट बन गया है। ठीक है, सो जैसे कुछ और एग्जांपल दिए हैं इसमें, जैसे इसमें पोलर बियर के बारे में बताया है। पोलर बियर लिव्स नियर द पोल्स। पोल्स पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है बेटा, ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। सो अब देखो, पोलर बियर लिव्स नियर द पोल्स विच आर वेरी कोल्ड, इट अडॉप्ट इटसेल्फ टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अब इसने अपने आप को ठंडे एनवायरनमेंट के हिसाब से उसको अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, अब इनके फर होते हैं ऑन इट्स बॉडी टू कीप द बॉडी वार्म, और इसीलिए बियर को हाइबरनेशन एनिमल भी बोला जाता है। जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना, तो कुछ एनिमल्स दे गो फॉर अ लॉन्ग स्लीप ड्यूरिंग द विंटर एंड दिस इज नोन एज हाइबरनेशन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हाइबरनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। अब जैसे एक एग्जांपल लिया कैक्टस का, एक पोलर बियर का एग्जांपल ले लिया एनिमल्स में, और प्लांट में कैक्टस है। कैक्टस इज ए प्लांट विच सरवाइव इन अ डेजर्ट एरिया, तो कैक्टस ने अडॉप्ट कर लिया अपने को। ठीक है, कैक्टस अडॉप्ट्स इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट ऑफ द, मतलब जिस तरह का माहौल है उसी तरह में ढल जाना। ठीक है, तो कैक्टस प्लांट जो है इसने अडॉप्ट कर ली है कहाँ का, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, अब जो प्लांट अपने को डेजर्ट एरिया की अडॉप्ट कर सकता है वही प्लांट वहाँ सरवाइव करेगा, नहीं तो दूसरे प्लांट नहीं कर पाएगा सरवाइव। ऐसा नहीं होगा, और भी प्लांट्स हुए होंगे इस एरिया में, लेकिन जो प्लांट्स लेस वाटर में नहीं सरवाइव कर पाए होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि और प्लांट्स नहीं हुए होंगे राजस्थान एरिया में, लेकिन कैक्टस ने, बबूल है, इनने इस एरिया को, डेजर्ट एरिया को अडॉप्ट कर लिया, बाकी नहीं कर पाए, इसलिए वो प्लांट्स नहीं है वहाँ। इसीलिए डेजर्ट एरिया में वेजिटेशन जो है वो लेस है, क्योंकि वही प्लांट यहाँ जो सरवाइव कर पाए हैं वही है, बाकी नहीं सरवाइव कर पाए, इसलिए वो डेजर्ट एरिया में नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की आवर इन्वायरमेंट हैज़ 2 कंपोनेंट्स। ठीक है, 2 कंपोनेंट्स हैं हमारी इन्वायरमेंट की। वन इज बायोटिक बोलते हैं बेटा, ठीक है, और अनदर को हम लोग बोलते हैं एबायोटिक। ठीक है, तो एक को हमने बोला बायोटिक और दूसरे को हम लोग बोला एबायोटिक। अब देखो बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आएंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स लिख देते हैं पूरी, बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसमें सारे लिविंग क्रिएचर्स आते हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल हैं, इंसेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं तो इसमें बेटा सारे लिविंग क्रिएचर्स आपके आ जाएंगे। ऑल द लिविंग क्रिएचर कम इन बायोटिक कंपोनेंट, लाइक ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब आ गए। और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एबायोटिक कंपोनेंट्स, जब हम एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो इसमें आपके सारे नॉन लिविंग थिंग्स आ जाते हैं, जैसे एयर है, वाटर है, लैंड है, सॉइल है, तो इसमें सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं। लेकिन बेटा भले ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बट द लाइफ ऑफ
living thing is possible without a non-living thing? So answer is no. We are totally depend upon non-living things. Okay, thank you student. We will continue this topic in the next video. Okay.